की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि आपको अब अपने एग्जाम की जो तैयारी है, जो आपके पास बचे हुए 20-25 दिन है, उसमें कैसे करनी है, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगाकर मैक्सिमम रिटर्न अपना जनरेट कर सकते हो, और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि अगर आपने टाइम ज़्यादा दिया तो अब आपके लिए हानिकारक है। साथ ही में अगर मान लो प्रिपरेशन आपने 3 महीने 6 महीने पहले शुरू करी, तब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। अभी शुरू करिए वीडियो देखते हुए, 30 दिन पहले शुरू करिए, तब क्या होना चाहिए। सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो वो जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको अपडेट सारे के सारे मिलते रहे। अब जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे कवर करना चाहूंगा इस प्रैक्टिकल गाइड के अंदर, वो ये है कि आपको नंबर 1 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अपना जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और दोस्त मान के चलना है। अब मैं ऐसा देखो क्यों बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या है, दिस सब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इजी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ना और समझना आसान होता है, बिकॉज इसके अंदर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं पढ़ने वाले, वो ज़्यादातर जुड़े होते हैं फंडामेंटल राइट्स से, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसको याद करना और उसको एक डे टू डे के उसमें बैठा पाना, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके आइडियाज़ को, वो काफ़ी आसान होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पहली बात तो पढ़ना आसान है। दूसरी बात, जो पेपर का आपका पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न अब आपसे मांगता है, डिक्टेट करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ज़्यादा टाइम दो। आपने जैसे कि देखा होगा, यहाँ पे कंसोर्शियम ने 2 सैम्पल पेपर निकाले, उनके अंदर उन्होंने 8 पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के दिए हैं, वेयर बाय दे आर सेंडिंग अ वेरी क्लियर मैसेज कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आप अगर सबसे ज़्यादा टाइम लगाकर प्रैक्टिस करोगे मॉक पेपर्स की, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपको 3 चीज़ें स्पेसिफिकली पढ़नी है। पहले हैं आपके लैंडमार्क केसेस, ठीक है, जो कि आपके पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ये आपके आज़ादी से पहले, जो आप आज़ादी के बाद बेसिकली मैं बात करूँ 1940 से लेकर से 2022। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है वो ये है 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो आपके लैंडमार्क केसेस आए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी, जिनका कि रिलेशन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, उनको देखना है कायदे से। और जो आपके रिसेंट में केसेस आए हैं 2020 से लेकर 22 के, इनको आपको कायदे से देखना है। अगर आप ये 3 कॉम्पोनेंट करते हैं तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपका 35, आप मान लो 35% से लेके 50% ऑफ द पेपर आपका मजबूत बनेगा। ये मैं आपसे लिख के दे सकता हूं कि ये होगा, बिकॉज यहां पे कंसोर्शियम ने सैंपल पेपर के अंदर भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करा, और साथ ही में अब आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ज़्यादा टाइम देने से आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसके ऊपर अगर आपको अभी कम टाइम दोगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। विच सब्जेक्ट इज दैट सब्जेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और दूसरा है आपका इंटरनेशनल लॉ। ये जो दोनों आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके अंदर होता क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बिकॉज या तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, क्योंकि आपने या तो 3 महीने 6 महीने पहले से पढ़ना शुरू करा, तो वहाँ पे आपने एक अच्छे से रीडिंग बैठाई, वो करा, तो आपको अच्छे से समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी भी सिंपल ये लोग नहीं पूछेंगे कि आपने एक सिंपल बुक पढ़ी उसमें से क्वेश्चन आ गया। ये लोग हमेशा पूछेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का, और उसके लिए जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे मैल्कम शॉ लेवल के, और आप अगर पढ़ के बैठे हो AK जैन, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा वहां पे उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाना। तो इसके लिए आप अगर ज़्यादा टाइम अभी सोच रहे हो देने का इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस को, तो मैं आपको वो एडवाइस अभी नहीं करूंगा। रादर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि मान लो आपने तैयारी अभी शुरू करी है राइट नाउ, तो आप ऐसा करो, 1 दिन ले लो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, 1 दिन ले लो इंटरनेशनल लॉ के लिए, और उसके बाद वीडियो लेक्चर की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, वो पूरा देख लो, और उसके बाद क्वेश्चंस लगा लो। बिकॉज आपका एक बार जब ये वाला पूरा पार्ट हो गया ना, आपने 1-1 दिन लगा के इनको पढ़ लिया, तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे आंसर। उसके पैराग्राफ को रीड करोगे, एनालाइज करोगे, जितनी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका चांस बढ़ेगा यहाँ पर मार्क्स को गेन करने का। और ये दोनों चीज़ों पे, दोनों पे अप्लाई करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे भी अप्लाई करता है, इंटरनेशनल लॉ भी अप्लाई करता है। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपने बैलेंस अभी तक बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, उसको थोड़ा सा डिसबैलेंस को करो, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हुए इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा सा कम टाइम दो, इन द कंडीशन जहां पे आपने तैयारी अभी शुरू करी है। अगर आपने तैयारी पहले से करके रखी है और आप मान लो मॉक पेपर्स दे रहे हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चंस पे ज़रा फोकस करो, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो, पर टाइम सारे सब्जेक्ट को बराबर दो। लेकिन अगर प्रिपरेशन अभी शुरू करी है और अभी बिल्कुल एकदम टेंशन में हो कि यार करूंगा कैसे, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ना है, उस केस में उन दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालो, थोड़ा हल्के हो जाओ उसके ऊपर,
क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। दैट इज़ माई वन अप्रोच। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको अब शुरू कर देना है पढ़ना और करना मॉक पेपर्स को। मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम, बिकॉज आपके जो मॉक पेपर्स होते हैं ना उनके अंदर से आपको समझ में आता है कि पेपर को हमें लगाना कैसे है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जिसके अंदर आपको आंसर मिलेगा, आपने उस आंसर के बेसिस पे आंसर अपना लिखा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे जो आंसर होता है वो है ही नहीं पैराग्राफ के अंदर, केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वो पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको वो भी ट्रिक समझनी है। फिर कुछ पैराग्राफ ऐसे भी होते हैं जहां पे आप कंफ्यूजन में होते हो कि आंसर है भी कि नहीं है। कभी कभी आपका जो कीवर्ड होता है आपका बेसिकली क्वेश्चन के अंदर, जिसमें केवल पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, उसकी वजह से भी कभी कभी आप आंसर गलत मार्क करके चले आते हो। तो ऐसी जो टाइप की चीज़ें होती हैं, जो गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, वो पकड़ने के लिए आपको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना आप करो। आपके लिए अभी इस टाइम पे वो चीज़ बेस्ट रहेगी, बिकॉज आपने अपने पढ़ाई पे ऊपर ध्यान दिया, आप गए दिन में, आप बैठे दिन में, आपने मान लो 4 से लेकर 6 घंटा 7 घंटा अपने थ्योरी को आपने पढ़ने में टाइम दिया, और उसके बाद आप अपने मॉक पेपर्स पे ध्यान दे रहे हो। और खास करके वो लोग जो कि अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं 30 डेज पहले, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना पहले के जो 10-15 दिन है ना, वो आप बेसिकली फोकस करिए अपॉन योर थ्योरी को कंप्लीट करते हुए सब्जेक्ट वाइज अगर मॉक पेपर्स आपके पास हो या फिर आपके पास एमसीक्यू की कोई किताब हो, यार उसको आप लगाओ। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज सिली मिस्टेक्स ना आपके मार्क्स को बहुत डुबाएगी। और आप अपना टारगेट भी थोड़ा सा रियलिस्टिक रख के चलना है। अब ये उम्मीद मत करके चलना कि 85 और 90 में लेके आऊंगा अगर मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं करा, या फिर अगर ऐसा है आपके साथ कि मान लो आप जुडिशरी की तैयारी आपने पहले करी है, या मान लो आपने कहीं पे प्री निकाला है जुडिशरी का, ऐसा कुछ है, या आप वैसे ही एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो आप उतनी उम्मीद करके चल सकते हो। लेकिन फॉर अ एवरेज स्टूडेंट जिसने कि कोई पहले प्रायर कोई जुडिशरी का एग्जाम या तैयारी नहीं करी है, या फिर उसका कोई ऐसा स्कोप या इतिहास नहीं रहा है एग्जाम पेपर्स देने का, तो आप एक रियलिस्टिक फिगर दिमाग में रखना कि मैक्सिमम आप ये दिमाग में रख के चलो कि मेरा 70 तक भी आ जाए देन इट इज अ गुड स्कोर। 65-70 मतलब मान के चलो, गिरते गिराते फिर कहीं 55 या 60 पे अपना आप आओगे, पर दैट इज व्हेन आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और 30 डे के अंदर वो कर पाना पॉसिबल भी है, अचीवेबल भी है, लोगों ने किया भी है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच होकर चलना, अपने आप को घूसे मत मारते रहना कि यार मेरे 85 नहीं आ रहे, 90 नहीं आ रहे, इतना नहीं क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मैं पीएसयू के लिए कैसे सिलेक्ट होऊंगा। इतना मत अपने ऊपर प्रेशर लाओ, रियलिस्टिकली सोचो, क्योंकि अब देखो टाइम कम है आपके पास, पहले की भी आप समझ लो नॉलेज है नहीं आपको, आपने पढ़ा होता करा होता, आई वुड हैव सजेस्टेड कि हाँ भाई चले जाओ पीएसयू के लिए तैयारी करो, बहुत बढ़िया से निकलेगा पेपर दिस एंड दैट। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि आपके पास अभी जो है इतना अब नहीं टाइम है कि आप अभी फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हो, ये नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ जैग एंट्री के लिए तो आप आराम से तैयारी करो, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम अगर मान लो आपको कोई भी एनएलयू चाहिए, मान लो एनएलयू शिमला चाहिए, जबलपुर चाहिए, उस टाइप का चाहिए, तो भी ज़्यादा मेहनत की आपको उतनी खास जरूरत नहीं है। आपका अगर मान लो समझ लो 40 के आसपास आया, 40-45, ठीक है, 50 भी मान लो, डिपेंडिंग अपॉन की कट ऑफ कैसे रहता है, तो मैं 50 सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ, 50 के आसपास रहा आपका आराम से ये जैग एंट्री का, और आपके जो लोअर 3rd टियर एनएलयूज है वो आपका आराम से निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन के। अगर पेपर इन्होंने बहुत आसान दिया क्लैट ने, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़े से ऊपर जाएंगे। अब जैसे लास्ट टाइम अगर आप बात करो ऑल इंडिया रैंक 1 उनका 95 का स्कोर था, तो आपको ये समझ के चलना है कि आप इस बार जब अपना पेपर दे रहे हो तो हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, मान लो 100 चला जाए, 105 चला जाए, तो उसके हिसाब से जब कट ऑफ आपको नीचे आएगा तो आपका जो सेफ यहाँ पे स्कोर है वो मैं अराउंड 45-50 रखूंगा कि इतना आपका अगर है, जनरल की कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको 3rd टियर एनएलयू कहीं ना कहीं पूरा पक्का है, और हो सकता है कि अगर मान लो कट ऑफ कम रहा 2nd टियर भी आपको आराम से मिल जाएगा। दैट इज माई बेसिक प्रिडिक्शन, आपको इतना दिमाग में रख के चलना है। अब मैं अगर लास्ट बात करता हूँ कि भाई आप तैयारी जो कर रहे हो, तो मान लो आप अगर 6 महीने से पहले, आपने 6 महीने से पहले प्रिपरेशन शुरू करी, आप कॉन्स्टेंटली मॉक्स दे रहे हो, आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे आ रहे हैं, नाउ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड लाइक 65, 70, 75, तो आपके लिए अभी के टाइम पे बेस्ट अप्रोच ये है कि जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा है उस पर रिवीजन पे ध्यान दो, जितने मॉक पेपर्स लगा पाओ उतने लगाओ। आपने अगर संभव लॉ में सब्सक्राइब करा, आप हमारे मॉक पेपर्स लगाओ, और मैं एक भी रिकमेंडेशन आपसे और दूंगा कि आप हो पाए तो दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉक्स भी जरूर ट्राई करना, बिकॉज उससे आपको एक वेरी प्रोस्पेक्टिव मिलता है कि मान लो हम लोग हैं, हम लोगों ने आपको एक चीज़ सिखाई, तो दूसरा जो इंस्टीट्यूट है उसके मॉक से थ्रू आपको दूसरी चीज़ सीखने मिलेगी। तो एक वैरायटी रखने से काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप मान लो किसी और इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर्स आपने लिए हैं,
तो आप संभव के मॉक पेपर्स भी बस जरूर ट्राई करना। छोटा ही मतलब आप सब्सक्राइब करो, हम लोग ने मॉक पेपर से काम जो अपना कॉस्ट भी वो भी काफ़ी कम रखा है, कोशिश वही हमने करी है, तो आप जरूर ट्राई करना। और एक अपना जो स्कोप है ना उसको जरूर वाइडन करते हुए चलना, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक पेपर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपकी वैलिड थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। और ये जो एडवाइस है मेरी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जिनके स्कोर्स अभी अच्छे आ रहे हैं, जिनको कि और प्रैक्टिस करने की मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में कमजोरी लग रही है, उनके लिए ये बेसिकली मेरी एडवाइस है। अगर मैं बात करूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि 3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ समझिए कि आपने जो तैयारी शुरू करी है वो थोड़ा लेट, हल्का सा शुरू आपकी हुई है, पर कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि आप थोड़ा सा अपने रिवीजन पे ध्यान दो सब्जेक्ट्स के साथ में, जो आपके मॉक पेपर्स हैं, अब आपने अगर एक इंस्टीट्यूट में स्टिक हो वो करो, उसके मॉक पेपर्स अपना आराम से लगाते रहो, ठीक है। और उसके अंदर कोशिश करो कि मॉक पेपर लगाकर और उसका एनालिसिस अच्छे से करो, रिवीजन के ऊपर कायदे से जैसे मैंने कहा टाइम अपना दो, और साथ में ये कोशिश करो कि आप रोज़ाना बैठकर कम से कम 2 मॉक पेपर अगर लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वैसे आपका होता, मान लो आपने अभी तक मान लो कितने मॉक पेपर लगाए होंगे ऑन एन एवरेज, मान लो 5 या 10 लगाए होंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 30 मॉक पेपर्स टिल द एंड ऑफ लाइक आप कह लो 17 दिसंबर, 18 को पेपर 17 तक या 16 तक, वहां तक आपको लगा लेना। तभी आप समझ के चलो कि आपका PSU का आपका श्योर शॉट एकदम पक्का जो है आपका शॉट है, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। क्योंकि PSU में देखिए होता क्या है ना कि आपका जो स्कोर होता है एट द हायर लेवल जब आप जाते हो, तो वहाँ पे एक एक मार्क्स से 2-2 मार्क्स से आपके रैंक की डिफरेंस बहुत भयंकर होती है कि 50-50 रैंक, 25-25 आपकी रैंक जो है हिल जाती है, कि मतलब मान लो किसी की ऑल इंडिया रैंक 9 आई तो किसी की ऑल इंडिया रैंक सीधे 45-50 आ जाएगी, और वो जो चीज़ होती है ना वो कहीं ना कहीं पूरा गेम बिगाड़ती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, उतना आपका बढ़िया जो है तैयारी होगा। ये मैं ऐसे लोगों को अपना इसी की एडवाइस दे रहा हूँ जो कि 3 महीने या 2 महीने पहले से तैयारी अपना कर रहे हैं, और जो आपके आखिरी महीने अभी मान लो 30 डे पहले आपने शुरू करा, ये वीडियो देखते हुए शुरू कर रहे हो, तो उनके लिए तो मैंने सीधे सीधे बोल के रखा है कि भाई अभी देखो टाइम है नहीं, अपने जो पूरी पढ़ाई है उसको आराम से बैलेंस आउट करो। बैलेंस आउट करते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करो। यहाँ पे हम लोग ने आपको 200 वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, पूरे रिसेंट केस लॉस के पूरा हम कवर करा देंगे। फिर जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है, 17 से लेकर 22 वाले, वो भी हमने कवर कर दिए पूरे, बिल्कुल निश्चिंत रहना, वो भी कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस है पुराने वाले, वो भी हम मटेरियल दे रहे हैं आपको, लिस्ट भी देंगे, मटेरियल भी देंगे, वो भी आपका कवर हो गया। फिर 35 मॉक पेपर्स मिल रहे हैं। 35 मॉक पेपर्स का मतलब हुआ कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ये कि आपके लिए पूरा खत्म कर पाना भी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, पर आपके मन की शांति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास है ये एट योर डिस्पोजल। और साथ ही में आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी मिलेंगे। तो मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी शुरू करी, आपको मॉक पेपर्स लगाने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, वो भी क्लैट के पैटर्न के हिसाब से आप सीधे वो लगा सकते हो। फिर आप अपने स्कोर को कंपेयर भी कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि उनका कैसा रहा, तो एक ऑल ओवर पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है कि आप अपनी तैयारी में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। साथ ही में अगर आप एनरोल हो रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको अकेले छोड़ूंगा, आप कहना, मैं आपसे आऊँगा डायरेक्टली, मैं आपसे बात करके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है, तैयारी को कैसे करना है, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर एनरोल होना है आप एनरोल हो जाइए। इसकी जो कॉस्ट है आपकी वो अभी आपकी समझ लो अराउंड 1700 है। ये जो पोस्टर ये थोड़ा पुराना है, तो इसकी जो कॉस्ट अभी करंट में है वो 1700 है। 1700 में आपका पूरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका आराम से जो आपके 20-25 दिन बचे हैं, आराम से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपके जो टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो और अपनी तैयारी पे फोकस करो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो। जस्ट द फैक्ट कि आपको बस अच्छे से तैयारी करनी है और वो चीज़ें करनी है जो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी भाई पता रहे कि संभव सर है यहाँ पे। और मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगा कि मैं रोज़ाना आपके लिए मैं एक वीडियो डालूं जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ कोई कॉन्सेप्ट या केस लॉज, या फिर मैं आपको मोटिवेट करूंगा, या फिर मैं अपनी तरफ से जो भी मतलब बेस्ट हो सकता है रोजाना के बेसिस पे मैं आपके लिए डालूंगा, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे और मोटिवेशन मिलता रहे कि पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है क्लैट पीजी एग्जाम को निकाल के। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।